नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। दोपहर 12 बजे तक के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर मुंबई में विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में रिजर्व बैंक का अहम योगदान। राष्ट्रपति फोंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद। बोरिक फोंट ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि की अर्पित। लोकसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करने का होगा फैसला। बिल के विरोध में विपक्षी दल जगदंबिका पाल ने कहा, बिल का विरोध सोची समझी रणनीति का हिस्सा। और शराब स्वास्थ्य डीटीसी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी वायु प्रदूषण पर सीएजी रिपोर्ट। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई खबर के साथ, जो कि आज मुंबई में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने में आरबीआई का उल्लेखनीय योगदान है। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने आरबीआई की महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का मिशन एक ऐसे वित्तीय इकोसिस्टम की मांग करता है जो सभी के लिए सुलभ हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना करके वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इसने कृषि, लघु व्यवसाय और हाउसिंग सेक्टर को आवश्यक सहायता मिली है। The RBI has over the years strengthened the financial ecosystem by establishing key institutions such as the NABARD, IDBI, CDB and National Housing Bank. It has thus provided essential support for agriculture, small businesses and housing. Initiatives like the Lead Bank scheme have laid the foundation for expanding banking reach, ensuring that economic growth is inclusive and widespread. राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 90 वर्षों में आरबीआई का सफर सरकार के दृष्टिकोण और नीतियों के अनुरूप रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने देश के भुगतान ढांचे को लगातार आधुनिक बनाकर भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। The RBI has not only evolved with the changing times, but has been a key architect of India's financial transformation. From containing inflation in strengthening financial inclusion to maintaining monetary stability and enabling robust economic growth, its role has been fundamental in shaping the nation's economic destiny. The RBI's remarkable journey over the past 90 years has been closely aligned with the vision and policies of the government. This enduring partnership has been essential in navigating complex economic transitions, implementing critical financial reforms, and maintaining macroeconomic stability. रुक करते हैं अन्य खबरों का। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। बोरिक फोंट आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फोंट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे, जो उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति बोरिक के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें मंत्री, सांसद, व्यापार संघ और भारत चिली सांस्कृतिक संबंध से जुड़े प्रमुख चिली नागरिक शामिल हैं। राष्ट्रपति के रूप में फोंट की ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान राष्ट्रपति बोरिक आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। मुंबई और बेंगलुरु में वो राजनीतिक नेतृत्व, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और तकनीकी दिग्गजों से भी मिलेंगे।
आपको बताएं कि चिली के राष्ट्रपति ने अब से थोड़ी ही देर पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रहित से जुड़े मसलों पर बातचीत हुई। भारत चिली संबंधों की विशेषता पारंपरिक रूप से गर्मजोशी, मित्रता और विभिन्न मुद्दों पर विचारों की समानता रही है। दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर व्यापक रूप से सहयोग करते हैं और जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और यूएनएससी के विस्तार और सुधारों पर समान विचार साझा करते हैं। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों पर। चिली एलएसी क्षेत्र में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय निवेश लगभग 620 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। भारतीय कंपनियों ने चिली की कंपनियों का अधिग्रहण किया। भारत और चिली के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध किस तरह से प्रगाढ़ हैं, आपको बता रहे हैं। संयुक्त उद्यम स्थापित करके चिली के बाजार में भारत का प्रवेश हुआ। मोटर वाहन, कार, औषधि निर्माण, रसायन, लौह इस्पात के उत्पादों का निर्यात भारत की ओर से किया जाता है। मानव निर्मित धागा, कपड़े, सूती कपड़े, मैडप, आरएमजी कपास का निर्यात भी भारत से चिली में होता है। ऑटो घटक, इलेक्ट्रिक मशीनरी, चमड़े के सामान, रबर उत्पादों का निर्यात भी भारत से चिली में किया जाता है। सितंबर 2016 को भारत चिली अधिमान्य व्यापार समझौते यानी कि पीटीए के विस्तार पर समझौता हुआ। समझौते का दायरा 474 से बढ़कर 2829 टैरिफ लाइनों तक पहुंच चुका है। विस्तारित अधिमान्य व्यापार समझौता मई 2017 में लागू हुआ। दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर 9 मार्च 2020 को हस्ताक्षर हुए थे दोनों देशों के बीच, भारत और चिली के। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी गहरे दिखाई देते हैं। चिली में भारतीय संस्कृति बहुत लोकप्रिय है। यहाँ कई स्थानीय योग विद्यालय हैं, जैसे कुंडलिनी योग, अयंगर योग, विक्रम योग, और इसके अभ्यास करने वाले लोग भी चिली में रहते हैं। आयुर्वेद भी यहाँ काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। आपको बता दें कि चिली ने 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया है। यहाँ कुछ आयुर्वेद संस्थाएं, क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। चिली में लगभग 4000 प्रवासी भारतीय रहते हैं और जो संस्थाएं स्थापित हैं उसमें इस्कॉन, ब्रह्मा कुमारी समाज और आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन भी फल फूल रहे हैं। भारत से पेशेवरों और व्यापारियों का लगातार आना जाना लगा रहता है। प्रवासी भारतीय मुख्य रूप से आईसीटी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चिली में कुछ भारतीय श्रमिक भी मौजूद हैं जो भारत से चिली पहुंचे, वहां पर वो श्रम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि चिली में लगभग 4000 प्रवासी भारतीय रह रहे हैं। केंद्र सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पेश करेगी। ये तो लगभग तय है, लेकिन वो दिन और तारीख कौन सी होगी, इस पर मंथन अभी चल रहा है। अब खबर आ रही है कि आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आज ये तय हो जाएगा कि कल यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा या नहीं। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू कह चुके हैं कि सरकार की मंशा संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने की है। उन्होंने संकेत दिया कि विधेयक लोकसभा में बुधवार को पेश किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जेपीसी ने इस बिल पर एक बिंदु पर काम किया है और सरकार सदन में बिल पर चर्चा के लिए भी तैयार है। इस बीच आज एक बार फिर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि पूरा विपक्ष सदन में बिल का विरोध करेगा। यादव का कहना है कि जल्दी और जबरदस्ती से इसे जेपीसी में पास करवाया गया। विपक्ष को एक दिन पहले 1000 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी गई थी, जिसे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। बहरहाल आपको सुनाते हैं कि मंत्री किरेन रिजिजू का वक्फ संशोधन बिल पर क्या कुछ उन्होंने कहा। उसके अलावा आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक के असंवैधानिक होने के कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए पलटवार भी किया है। उनका तर्क है कि संविधान के खिलाफ कोई भी बिल पेश नहीं किया जा सकता है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। और आपको अब सीधे लिए चलते हैं
अगली खबर की ओर, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रदर्शन की निंदा की है। उन्होंने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने को सोची समझी साजिश बताया है। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है, नहीं तो ये रमजान का महीना था, कल ईद में। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद हाउस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति दोनों पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। तो हैदराबाद हाउस से आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैदराबाद हाउस पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होगी और अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चिली के राष्ट्रपति भारत आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विभिन्न विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत और चिली के संबंधों की बात करें तो व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध और साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंध भी दोनों देश आपस में साझा करते हैं। आपको बताएं कि इससे पहले चिली के राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचे।
राजघाट पहुंचकर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद हैदराबाद हाउस की ओर उन्होंने रुख किया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट आए हैं और उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है और दिल्ली के बाद वो आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां पर वो इनोवेटर्स से बातचीत करेंगे, स्टार्टअप और अलग अलग उद्योग जगत से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। भारत के अलग अलग स्थानों पर उनकी यात्रा है और आज से 5 दिन की यात्रा पर चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। तो हैदराबाद हाउस से अभी आप देख रहे थे ये सीधी तस्वीरें, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के बीच वार्ता होती हुई हम देख रहे थे और अब से थोड़ी ही देर बाद आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता होगी। और एक बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बताएं कि पंजाब से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पास्टर बजिंदर सिंह को साल 2018 के रेप केस मामले में मोहाली की जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें रेप केस के मामले में मोहाली की जिला अदालत ने सजा सुनाई है। 28 मार्च को बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया गया था और उसके बाद आज सजा सुनाई गई है। पंजाब से बड़ी खबर, मोहाली के जीरकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला था, जिसमें कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई और पास्टर बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पंजाब से आ रही ये बड़ी खबर, 2018 के रेप केस मामले में मोहाली की जिला अदालत ने सजा सुनाई है। 28 मार्च को जिला अदालत ने उन्हें दोषी पाया था, दोषी ठहराया था और उसके बाद सजा का ऐलान किया गया है। पास्टर बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पंजाब से ये खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं आपको। मोहाली के जीरकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी है ये पास्टर बजिंदर सिंह, जिसे आजीवन कारावास की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। जिला अदालत ने ये सजा सुनाई है। 2018 के रेप केस का ये मामला है, जिसको लेकर के मोहाली की जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है। 28 मार्च को बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया गया था और उसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया है। मोहाली के जीरकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म मामले की सजा सुनाई गई है। जिला कोर्ट ने ये सजा सुनाई है पास्टर बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता सरकार एक और कैग रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री आज प्रदूषण और उसकी रोकथाम से जुड़े मुद्दों से संबंधित एक कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखेंगी। इस रिपोर्ट में दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी सरकार के वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन के प्रयासों और उस पर हुए खर्च का लेखा जोखा है। कैग की यह रिपोर्ट साल 2022 की दूसरी रिपोर्ट है, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है। इससे पहले भी दिल्ली शराब घोटाला, स्वास्थ्य और डीटीसी से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है। इसके साथ ही सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह आरोप लगाया था कि पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रिपोर्ट सामने आने पर साफ हो सकेगा कि केजरीवाल और आतिशी सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। इधर मध्य प्रदेश में आज से नई आबकारी नीति 2025 लागू हो गई है। इसके तहत राज्य में 19 धार्मिक जगहों पर करीब 47 शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। इनमें उज्जैन की थी, तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन थी। ऐसे कई नगरों में तो आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में इनके अंदर शराबबंदी करें, उज्जैन, ओंकारेश्वर, दायरा खोलते हुए
जो नगर परिषद है नगर परिषद एरिया के बाहर, जो नगर निगम है नगर निगम के बाहर, जो नगर पंचायत नगर पालिका है उनके एरिया के बाहर, और खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, कटनी, मैहर की माताजी, ऐसे स्थानों को, अमरकंटक जहाँ माँ नर्मदा का उद्गम है, ऐसे स्थानों से हमने शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था और मुझे संतोष है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति जताई है और सभी केसों की एक साथ सुनवाई की बात भी कही है। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी सिविल वादों को सुनने योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। रुक करते अन्य खबरों का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ओडिशा के राज्य दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अपनी शानदार विरासत, कलात्मक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक भव्यता के साथ ओडिशा भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक विशेष स्थान रखता है। आशा है कि आने वाले वर्षों में राज्य विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर शिव कुमार स्वामीगलु की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर शिव कुमार स्वामीगलु के जीवन से संबंधित वीडियो भी साझा किया है और लिखा है कि परम पूज्य डॉक्टर शिव कुमार स्वामीगलु को करुणा और अथक सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके निस्वार्थ कार्य ने समाज को बदला है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान की महान भारतीय परंपरा को पूज्य शिव कुमार स्वामी जी ने हमेशा सशक्त किया है। उनके प्रेरक व्यक्तित्व से ये पवित्र स्थान दशकों से समाज को दिशा देता रहा है। विशेष तौर पर एक शिक्षित और समान अवसरों वाले समाज के निर्माण की गंगा निरंतर बहती रही है। अपने जीवन काल में स्वामी जी ने जितने लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डाला, वैसा कम ही देखने को मिलता है। भगवान बसवेश्वर और स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद से पूज्य शिव कुमार स्वामी जी राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में समर्पित है। अपना शरीर का क्षण क्षण देश को नौछावर कर दिया। मुझे पूज्य स्वामी जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला, उनके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लापरवाह और आक्रामक टिप्पणियों के बारे में शिकायत की है। ईरान ने ट्रंप की इन टिप्पणियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है। दरअसल ट्रंप ने रविवार को ईरान को धमकी दी कि अगर तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम का वॉशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता है तो वो बमबारी और द्वितीयक शुल्क लगाएगा। ईरान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत आमिर सईद इरावानी ने पत्र लिखकर कहा कि तेहरान किसी भी सैन्य दुस्साहस के खिलाफ कड़ी चेतावनी देता है और संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके प्रॉक्सी इजराइल शासन द्वारा अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी भी आक्रामकता या हमले का तेजी से और निर्णायक रूप से जवाब देगा। और आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। देश भर में मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की उपासना हो रही है। इसी श्रृंखला में दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर, जो कात्यायनी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, अपने अद्वितीय धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों और महीने की पूर्णिमा के दिन होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ मां महिषासुर मर्दानी की दरबार इन विशेष अवसरों पर ही सजता है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन खास दिनों का लाभ उठा सकते हैं।
और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।